अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वंस अगेन जी। पाकिस्तान अब्दुल्ला हुमा के साथ और जगजीत सिंह साहब का जब पहला क्लिप आया तो एक्चुअली मुझे कुछ लम्हे लगे ये पहचानने में कि जगजीत साहब ही हैं। तो इंसान कितना ओवर द ईयर्स चेंज हो जाता है, लेकिन यही तो सारी बात है, क्योंकि वो इतने मशहूर गायक रहे हैं तो आवाज़ नहीं चेंज होती, वो आवाज़ सुनते ही पता चल जाता है जगजीत सिंह। यू कैन नॉट कंफ्यूज इट विद एनीवन एल्स। वो आवाज़ उनकी पहचान है, चाहे 20 साल पहले की आप रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें या फिर उनके आखिरी वक्तों की रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें, आवाज़ में बिल्कुल वही रचाओ। और एट टाइम्स होता है ना कि जूं गुलकार की उम्र बढ़ती रहती है, आवाज़ में भी वो नज़र आना शुरू हो जाता है, अच्छा लगना शुरू हो जाता है। लेकिन जगजीत साहब एक ऐसे गुलकार थे जिनकी आवाज़ हमेशा से जिस स्टेज पर थी उसी स्टेज पर रही। और शुरू से ही दर्द भरी थी और एंड तक भी वैसी ही रही। अभी हम आगे बढ़ेंगे जनाब, और आपको पता है ना आजकल क्या चल रहा है, आजकल फरवरी है, कुछ लोगों के पेपर्स अभी से शुरू हो गए हैं, जो 9th मैट्रिक है उनके पेपर अगले महीने शुरू होने हैं और उसके बाद अप्रैल में एफएससी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के पेपर्स होंगे। सो यस, पढ़ाई सीजन इज फुल ऑन। दिस इज समथिंग आई डू नॉट लुक फॉरवर्ड टू। मतलब ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी बात है, ये पेपर्स और एग्जाम्स, मतलब क्यों आप हमें इतना असेस कर रहे हैं? पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अच्छा पढ़ लिया तो पढ़ लिया। अब पढ़ाई पे का बड़ा प्रेशर होता है, लेकिन एक ऐसा तरीका अपना लिया जाए जिसमें प्रेशर भी ना हो और इंडिविजुअली बच्चों पे तवज्जो देते हुए उनको अच्छे से पढ़ाया जा सके, तो फिर पढ़ाई जरा फन भी हो जाती है और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। इंपीरियल ट्यूटोरियल कॉलेज कराची में एक ऐसा इदारा है जो पर्टिकुलरली ए लेवल्स के बच्चों को फोकस करते हुए कुछ डिफरेंट तालीमी निज़ाम मुतारिफ करवाने की कोशिश कर रहा है। The lady behind this very new concept and this college is Mariam Ahmed. She's with us. Mariam, thank you so much for joining us. Mariam, सबसे पहले तो जल्दी से बता दें और फिर हम ब्रेक लेंगे और फिर आपसे बहुत लंबी बातें करेंगे। इंपीरियल ट्यूटोरियल कॉलेज, व्हाट्स ट्यूटोरियल कॉलेज? So tutorial means teaching in very small class size. तो हमने अपना क्लास साइज 8 पे कैप कर दिया, यानी 8 बच्चों से ज़्यादा हम एक क्लास में नहीं बिठाते। और इसकी क्या वजूहात है, क्या बेनिफिट्स है, आई कैन गो इनटू दोज डिटेल्स शॉर्टली। दिस इज इंटरेस्टिंग। तो लिहाजा आपको पता चल गया कि हम क्या बात कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। लेकिन भाई मुझे तो इस तरह की क्लास से बड़ा खौफ आता था, क्योंकि सारी तवज्जो टीचर की मेरे पे होती थी। ये मैं सोच रही थी इस बारे में। 40 बच्चे होते तो मैं कहीं पीछे भी बैठ जाऊं तो पता नहीं लगेगा कि हाँ क्या कर रहे हैं। हाँ, मतलब sometimes some kids want to hide at the back ना, कि मतलब छुपा जाएंगे। तो बैक बेंचर्स जिन्हें कहते हैं ना, यहाँ कोई बैक बेंचर नहीं है। ऐसा हम मौका किसी को नहीं देते, कोई छुप नहीं सकता, हर आदमी हमारे साथ है, हमारी टीचर्स के बिल्कुल नज़र के नीचे है। बट यू नो इट्स नॉट अबाउट फेयर, इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग फेयर, इट्स अबाउट प्रोड्यूसिंग गेटिंग क्यूरियोसिटी इन द किड्स, कि उनको ज़रा लर्निंग में दिलचस्पी हो और वो कुछ सीख सकें। तो दिस इज ट्यूटोरियल का मतलब ये नहीं है कि ये ट्यूशन सेंटर है, ये ट्यूशन प्रॉपर कॉलेज है। fully running from the morning 8 AM till 1 AM 1:30 तक classes on रहती हैं, fully functioning A-level college. We are with CAI doing A-levels, and but in very small classrooms. Various subjects, disciplines, वो सब कुछ proper है। Absolutely. हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट्स के सिलेक्शन में भी मसला हो जाता है ना, बाज़ कॉलेजेस बाज़ सब्जेक्ट ऑफर करते हैं, बाज़ कॉलेजेस बाज़ सब्जेक्ट्स ऑफर नहीं कर रहे होते हैं। हम सारे 10 सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं। ओह ब्रिलियंट। सो हम मरियम से और भी बात करेंगे, हमारे साथ हैं, किस तरह से ये कॉन्सेप्ट लेके आई और यहाँ पे किस तरह से लोगों ने इसे रिसीव किया। जब पेरेंट्स आके इनसे मिलते हैं तो उन्हें समझ आ पाती है कि क्या बात कर रही हैं। ट्यूटोरियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे तो हम मजीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑल्सो मुझे ये बात अच्छी लगी कि देयर आर सो मेनी सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन नाउ टू पिक फ्रॉम। मतलब कि जो आपको लगता है, जो आपको कन्विंस करता है दिल को कि दिस इज द राइट वन फॉर मी, तो आप वो कर सकते हैं। वो घिसा पिटा एक ही निज़ाम अब नहीं है, अब एक्चुअली चॉइसेस हैं। सो दैट्स वेरी गुड। लेकिन इसके बारे में मरियम हमारे साथ ही हैं, थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी एक और खबर है जिससे आगाह करें। बिल्कुल। अच्छा जी, सारी कौमी क़यादत अफ़गान सदर के बयान को नामुनासिब करार दे रही है, मगर कौमी असम्बली के एक मुंतखब रुकन की जानिब से ये ऑब्वियसली शुक्रिया का पैगाम भी जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि कौमी रहनुमाओं को कौमी मफादात का ख्याल तो रखना होगा। अशरफ गनी ने ट्विटर पर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर एक ट्वीट किया। वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान सदर के ट्वीट को गैर ज़िम्मेदाराना बयान करके मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गान सदर के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में संगीन मुदाखलत हैं। अफ़गान क़यादत अपने लोगों के हल तलब मसाइल पर तवज्जो दे। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरी मज़ारी, पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने भी अफ़गान सदर के बयान की मज़म्मत की, उन पर तनक़ीद की, लेकिन
जनूबी वज़ीरिस्तान से रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ ने अफगान सदर का शुक्रिया अदा कर दिया। मोहसिन दावड़ का कहना था कि पख्तूनों से हमदर्दी पर वो अफगान सदर गनी अशरफ गनी के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले मोहसिन दावड़ की तवज्जो अफगान सदर की हमदर्दी के बजाय अपने लोगों की हमदर्दियाँ साथ रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन्हें अवाम ने अपने वोट का हक अदा करने के लिए असेंबली में भेजा है, अफगानिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए नहीं। ये इन्हें याद रखना चाहिए। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अफगान उमूर के माहिर महमूद शाह साहब। शाह साहब, आपने वक्त दिया। शाह साहब, बताइएगा कि दुनिया मान रही है हमारी जो काविशें हैं अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए, लेकिन अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा तो अफगान सदर को नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह है कि अशरफ गनी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बोलने से बाज नहीं आते? दरअसल अफ़गानिस्तान के सदर ऐसे सदर हैं जो अपने मुल्क के 40 साल से उनके जो अवाम सफ़र कर रहे हैं और उनके जो वूज़ है और उनकी परेशानियां हैं, उनके लिए वो अपने सदारती महल से नहीं निकल सकते, वहीं पर वो कैद है। और ये अलहदा एक चीज़ है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक सिंडिकेट अमेरिकन इंडियन अफ़गान गवर्नमेंट की जो है वो बरसर पैकार है। और उनका ये जो प्रोजेक्ट है पुख्तून तहफ़्फ़ुज़ मुल्क PTM, ये जो आपने मोहसिन दावड़ का जिक्र किया, ये मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर और इसके मंजूर पश्तीन, तीन इनके मतलब है कि बड़े हैं। और ये बाहर क़ुव्वतों के इशारों के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर जो है एक मूवमेंट या तहरीक शुरू की गई है। और मकसद ये है कि जिस तरह लीबिया में, सीरिया में, इजिप्ट में और इराक़ में जो है वहाँ के अवाम को गुमराह करके एक तहरीक चलाई गई और उनकी हुकूमतें जो है ख़त्म की गई और अभी वहाँ पर जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। ये उसी तरह एक अमेरिकन आइडिया है और इसके ऊपर जो वॉइस ऑफ अमेरिका है, BBC है, वो एक्टिवली काम कर रहे हैं और सामने नज़र आ रहा है। और इसके जो मुख्तलिफ एक्ट है कि जैसे एक सदर होते हुए भी वो दूसरे मुल्क के अंदर जो है इस किस्म की मुदाखलत करता है, जो बिल्कुल साफ जाहिर है। मेरे ख्याल में उनकी फ्रस्ट्रेशन है। जी शाह साहब, एक और सवाल आपसे, और ये आप हमें एक्सप्लेन भी कर दें क्योंकि वाकई ये समझ नहीं आ रही कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कुछ ही अर्सा पहले अफ़गानिस्तान का दौरा करके आए, अशरफ गनी से भी मिले। क्या सफारती सतह पर कुछ कमज़ोरियाँ रह गई कि अफ़गान क़यादत अपना जहन बदलने को तैयार नहीं? दरअसल अफ़गानों की जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ में एक नफ़रत सी पाई जाती है और वो शायद इसलिए है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हालात में है और अफ़गानिस्तान के लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं और इसके लिए नज़दीक जो अपने ही लोग हैं तकरीबन उनके ख़िलाफ़ हसद जो इनके दिल में पाई जाती है, मेरे ख़्याल में वो बाहर आती रहती है और उसका मुज़ाहिरा मुख्तलिफ़ औक़ात पे होता रहता है। हालांकि इनके ज़िम्मेवार वही अफ़गानिस्तान के सियासतदान हैं जो कभी सदर बनते हैं, कभी अपोजिशन में होते हैं, जैसे हामिद कारज़ई थे, जैसे ये अशरफ गनी है, हनीफ अतमार है, उनके और जितने भी लीडर्स हैं उनका ये एक मैटर है कि जो भी बात करनी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना है और अपने जो उनके हालात हैं उनके ऊपर उन्होंने तवज्जो नहीं देनी। बहुत शुक्रिया आपका महमूद शाह साहब, आपने वक्त दिया इस अहम इशू की। अभी आगे बढ़ेंगे और आपको पता है आज तो एक्चुअली टाइम कम है मुकाबला सकते, मुझे लगता है फ्राइडे को टाइम ज़्यादा जल्दी गुजरता है, वीकेंड भी होता है ना, इसीलिए। सो मरियम अहमद इब्तिदास हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ ITC इंपीरियल ट्यूटोरियल कॉलेज शारा फैसल कराची पे वाक़ है। मरियम, ये कैसे ख्याल आया आपको करने का, और अब जब आप पेरेंट्स को ये एक्सप्लेन करती हैं कि हम ये निज़ाम तालीम मुतारिफ़ करवा रहे हैं जिसमें एक बच्चे पे भरपूर तवज्जो दी जाएगी, 7-8 से ज़्यादा बच्चे क्लास में नहीं होंगे, वो समझते हैं इस बात को या अभी रिलक्टेंट हैं कुछ समझने के लिए? तो हमें रिस्पांस और क्वेरीज तो बहुत अच्छी आ रही हैं। वी ओनली स्टार्टेड 4 months ago, सिर्फ 4 ही महीने हुए हैं, लेकिन हमें काफ़ी लोग आ रहे हैं। कैंपस हमने ओपन किए हुए हैं टूर्स, तो लोग आके ज़रूर देखते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है,
तो वक्त लग रहा है लोगों तक ये नया मॉडल और नया निज़ाम बिठाने का और समझाने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। लेकिन मुझे इस बात का ख्याल कैसे आया जी, देखिए मैंने खुद अबाउट कपल ऑफ ईयर्स अगो व्हेन आई वाज डूइंग माय ए लेवल्स, मैंने ख़ुद एक ट्यूटोरियल कॉलेज इंग्लैंड में से पढ़ाई हासिल की थी, तालीम हासिल की थी, क्योंकि मैं एक स्पेसिफ़िक एग्ज़ाम फर्दर मैथ्स ए लेवल की एग्ज़ाम की कोशिश कर रही थी, जो पाकिस्तान में उस वक्त नहीं होता था। हमारा स्कूल फर्दर मैथ्स, इट्स कॉल्ड फर्दर मैथ्स एट ए लेवल्स, एंड इस ग्रेड को लाने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने मुझे ऑफ़र दी थी कि आप ए स्टार फर्दर मैथ में लाएँ, द यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक इज़ वेयर आई वेंट। सो माई फादर सेड ठीक है, आप तुम वहाँ जाके लास्ट 6 months में कोशिश करो। वहाँ जब मैं गई और मैंने इस मॉडल में पढ़ा जहाँ पे छोटी क्लासेस थी, जहाँ पे फोकस मेरे ऊपर था, तो I really it was a world changing for me. So Mariam, basically you would advertise it in a way, क्योंकि इतने ज़्यादा youngsters हमें देख रहे हैं and who are trying to see and trying to pick कि कौन सा हमें करना चाहिए कौन सा नहीं। ये उन बच्चों के लिए जो कि बड़े फोकस्ड हैं, डेडिकेटेड हैं, ब्राइट हैं, ब्रिलियंट हैं और उनको अपनी तरफ अटेंशन चाहिए टीचर की पूरी, या फिर उन लोगों के लिए है जो कि हु वांट एक्स्ट्रा अटेंशन, वो शायद थोड़े से वीकर हैं लेकिन वो चाहते हैं कि ये पूरा जो टीचर है वो मेरी तरफ ही देखे। और कॉलेज टूर का भी बता दीजिएगा, इट्स ओपन फ्रॉम व्हेन? ये एब्सोल्युटली दोनों किस्म के बच्चों के लिए है, बिकॉज हम फोकस्ड एजुकेशन दे रहे हैं, तो हम हर बच्चे की सलाहियत के मुताबिक उसको कस्टमाइज्ड प्लान दे रहे हैं। यानी कि अगर आपकी जहाँ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस लाई करती हैं, हम उस पे फोकस रखें। अगर आप बहुत ब्रिलियंट हैं तो हम आपको उस पेस से पढ़ाएंगे और उस ग्रुप में डालेंगे, और आपके लिए फिर एक्स्ट्रा टाइम क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज यू वोंट नीड दैट मेनी कॉन्टैक्ट आवर्स टू देन परस्यू एक्स्ट्रा करिकुलर। ये तो बहुत ज़बरदस्त है। कॉलेज टूर अगर करना हो तो जल्दी से बता दें कब हो सकता है? कॉलेज टूर मंडे टिल सैटरडे 9 to 6 इन द कमिंग वीक। ब्रिंग योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन को लाइए, टीचर्स को, whoever you want, and come and see us, see the learning in action. This is different. Brilliant. So if you are looking for options, this is definitely one जो आप try कर सकते हैं, Imperial Tutorial College. Thank you Mariam. Thank you so much for coming. अभी आगे बढ़ेंगे और गेम ऑफ थ्रोन्स, आपको पता है फिनाले आने वाला है इस साल। 2 साल का इंतजार किया है, तो फैंस जो हैं वो बेताब हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है ना, अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग काउंटडाउन शेयर लेकिन अभी भी मतलब ये नहीं कि कल आ रहा है, अभी भी अप्रैल तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 14 अप्रैल को इसका वर्ल्ड प्रीमियर होगा। लेकिन कुछ तो इन्होंने बीच में दिखाना होता है ना, कुछ टीज करना होता है, तो एक टीजर जो है या फिर झलकियां आप कह लें, वो हैं, वो रिलीज कर दी गई हैं ट्विटर अकाउंट पर गेम ऑफ थ्रोन्स फिनाले की। देख लें आप और इंतजार में फिर ये पिक्चर्स आई हैं सबकी। हाँ, ओह ब्रिलियंट। सो इज देयर एनी चेंज? ये तो सारे वैसे ही हैं। अच्छा, ये मोटा हो गया है बिकॉज़ ही हैज ग्रोन अप। ब्लैक आइड रेवन तो छोटा तो बड़ा हो गया है ना। जो थ्रू आउट वो हो ही जाते होते हैं। हाँ, आर्या हैज ग्रोन अप एज़ वेल। ज़्यादा खूबसूरत हो गया मुझे लगता है। बट एनीवे, मैं तो आपको कह रही हूँ अभी भी 1-2 महीने हैं आपके पास, और अगर आपको 2 साल पहले वाली लास्ट सीजन भूल गया है तो देख लें। लेकिन वो उतना ही है, इसने अब बड़ा तो नहीं हो जाना था ना, लंबा। मैं पीटर डिंकलिश का कोई डोपलगैंगर पाकिस्तान में घूमना था, काफी फेसबुक पे शेयर हुआ, लेकिन मुझे लग रहा था वो फोटोशॉप्ड हैं चीजें। ये आजकल सारों की कुछ ना कुछ हम शक्ल नजर आ रहे हैं। कल हमने अनुष्का शर्मा का भी आपको हम शक्ल बताया था। 2 मेहमान जो आपको इस वक्त हमारी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इनसे बड़े ही अहम और हसास मौजू पर बात करनी है, और मौजू है सेक्सुअल हरासमेंट का। बिल्कुल, और खास तौर पे इसका बिल जो 2010 में आया था, बल्कि लॉ हम इसको कहेंगे, और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होना चाह रही हैं। अब हम इनसे पता करेंगे कि वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस पर बड़ी डिटेल्ड बात होगी। अगर आपका कोई ओपिनियन है, आप भी शेयर करना चाहते हैं, यू नो हाउ टू रीच अस। ट्विटर पे आप हमें ज़रूर लिखें, जियो पाकिस्तान TV। लेट अस गो बैक टू आवर टॉप स्टोरीज। और सबसे पहले, चूंकि हमारी गेस्ट हमारे साथ हैं, हम यही बात करेंगे। ख़वातीन को हरासा करने के खिलाफ कानून में रद्द-बदल के लिए नई तजावीज़ जो है उनमें कुछ अबहाम रह गया है। हालात में बेहतरी लाना है तो कुछ वजाहत भी होनी चाहिए। और आपको ज़रा डिटेल में बताएं कि मुलाजमत की जगह पर हरासानी से तहफ़्फ़ुज़ के कानून में तरामीम की सिफारिशात अच्छी हैं, मगर मुलाजिम की तशरीह में घरेलू मुलाजमीन को शामिल किया जाए तो अलग कानून दरकार होगा, और हर तरह की हरासानी के खात्मे की कोशिश की गई तो मुहतसब पर काम का दबाव बढ़ जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा,
कि जिनसी हरासानी के केसेस दब कर रह जाएंगे। मुतसिब को माहिरीन, मुशीरान और कंसल्टेंट्स की खिदमत लेने के बजाय खुद इस काबिल होना चाहिए कि अपना काम बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सके। जुर्माने की हद 1 लाख से बढ़ाकर मुतसिब की मर्जी पर छोड़ दी गई है, तो इंतकामी कार्रवाई का यहाँ खदशा अंदेशा मौजूद रहेगा। किसी भी चादर चार दीवारी का ख्याल ना करते हुए छापे और तलाशी के इख्तियारात क्या फ़ायदेमंद साबित होंगे या बेफ़ायदा, क्योंकि जिनसी हिरासानी के वाक़यात का दस्तावेजी शवाहिद से ताल्लुक़ नहीं होता, ये भी बहुत ही अहम सवाल है। मुहतसिब की तौहीन पर सुप्रीम कोर्ट की तर्ज के इख्तियारात और वफाकी मुहतसिब के बराबर इख्तियारात गलत इस्तेमाल हो सकते हैं, वहाँ खासी गुंजाइश इस तरह की मौजूद है। और इसी तरह मुहतसिब और इसके अमले तक को वफाकी मुहतसिब की तरह एहतसाब से बाला तर करना मसाइल कम करने के बजाय बढ़ा सकता है। ये तो वैसे बहुत ही बड़ा सवाल उठा रहा है ये क्लॉज कि अगर मुहतसिब और उसका अमला किसी भी एहतसाब से बालातर होगा तो क्या उन्हें खुली छूट होगी कुछ भी करने की। सूबाई मुहतसिब की शक भी इजाफी है, क्योंकि सूबे पहले ही अपने मुहतसिब मुकर्रर करने का इख्तियार रखते हैं। देखिए सिंपल सी बात यह है, कोई भी बिल हो, कोई भी लॉ हो, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स कुछ आपने चेंज करना हो, वो विद टाइम आफ्टर एक्सपीरियंस के क्या इसमें चेंजेस की ज़रूरत है क्या नहीं, वो हो सकता है। लेकिन ये जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं ये थोड़े से ऑब्वियसली क्वेश्चनेबल हैं, लिहाजा वी हैव द गेस्ट एंड वील टॉक टू देम। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर फौजिया सईद हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एडवाइज़र मेहर गढ़, और साथ ही हमारी अपनी उज़माल करीम भी हैं, हेड ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी जियो नेटवर्क। थैंक यू सो मच लेडीज़ फॉर कमिंग हियर। डॉक्टर फौजिया आपसे ही स्टार्ट करेंगे, व्हाई वुड एनीबडी प्रपोज दीज चेंजेस? सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि ये चेंजेस जो हैं फाइन, उस पर बात तो हो ही सकती है, लेकिन ये चेंजेस क्यों प्रपोज हो रही हैं? मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारे लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं या जो इस तरह की बॉडीज़ हैं जो प्रपोज कर रही हैं, उनके पास आइडियाज़ ख़त्म हो गए हैं, वो कोई नई चीज़ ला नहीं सकते, नया लॉ ला नहीं सकते। तो वो जो एक लॉ है जो काम कर रहा है उसी के ज़रिए उसी के ऊपर चीज़ें पाइल अप करते चले जा रहे हैं, या तो और पावर लेना या फिर कोई अपनी पसंद का कहीं अपॉइंटमेंट करानी, क्राइटेरिया को चेंज करना, या कोई अपने सूबे के साथ क्रेडिट लेना तो अपना नाम घुसाना। मगर मुझे इनकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। एक तो ये बात है कि जहाँ जहाँ फंसते हैं, कोई भी लॉ होता है वो इम्प्लीमेंटेशन में आप उसको 10-15 साल एक लॉ को छोड़ते हैं, उसको इम्प्लीमेंट होने देते हैं। फिर वहाँ जो आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको एक क्या कहते हैं सेन माइंड के साथ आप उसको इकट्ठे बैठ के हम उसको इम्प्रूव करेंगे। हमारे लॉ के साथ ये मुसीबत है कि शायद बड़े बड़े लोग उसकी दाढ़ के नीचे आ जाते हैं या वो वाकई थोड़ा सा डर रहता है उसके हवाले से। तो वो ये कि इम्प्लीमेंट ये बहुत कम लॉज हैं ख़वातीन से रिलेटेड जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और ये लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि लोगों को डर बड़ा पड़ गया है, तो बुनियादी एतराज़ कराते रहते हैं। जी बुनियादी एतराज़ क्या है डॉक्टर फौजिया से हम जानेंगे, लेकिन उस्माल करीम को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जियो में हेड ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी हैं और यहाँ जियो में बड़ा अच्छा बेहतरीन वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स मैं कहता हूँ सेक्शुअल हरासमेंट को रोकने के लिए और इसके सद्देबाब के लिए। उस्मा, यू हैव गॉन थ्रू दीज अमेंडमेंट्स, आपको भी एतराज़ है किसी अमेंडमेंट पे? क्योंकि डॉक्टर फौजिया तो जाहिर है हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस, मेकिंग दिस लॉ, शी हैज बीन अ पार्ट ऑफ मेकिंग ऑफ दिस, तो उनका एतराज़ तो मैं जानूंगा, लेकिन आपको एज एन इंडिविजुअल पार्टी कुछ मसला लग रहा है अमेंडमेंट? बिल्कुल लग रहा है। देखिए मैं बहुत शायद सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर दूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसमें इख्तियारात मांगे गए हैं उससे महसूस होता है कि आप वो कहते हैं ना कि अनचैलेंजेबल, आप एक गॉड बनना चाह रहे हैं, खुदा बनना चाह रहे हैं, या आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, आपको इम्यूनिटी भी चाहिए, आपको सुप्रीम कोर्ट। जो लॉ को अमेंड करने की ज़रूरत जब पेश आती है किसी भी कानून को, जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन में मसाइल हों। ये लॉ तो अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, कुछ अमेंडमेंट्स हैं जिनको हम सेकंड करेंगे कि बहुत अच्छी बात है कि आपने कंप्लेनेंट की डेफिनेशन में मेल और फीमेल था, अब आपने उसको पर्सन करने की बात की, व्हिच इज़ गुड। पहले किसी इदारे में कंप्लेन अगर पॉलिसीज़ नहीं इंप्लीमेंट हो रही तो उनको डीसी ऑफिस में जाके कंप्लेन करनी पड़ती थी, तो वो डायरेक्ट ओम्बुड्समैन के ऑफिस जाके कंप्लेन करे, व्हिच इज़ गुड। लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात चाहिए, आपको इम्यूनिटी चाहिए, आप अपर लिमिट ख़त्म कर रहे हैं उसमें कि जी जुर्माने की कोई लिमिट नहीं है। तो देखिए हमारे यहाँ इस बात को समझने की ज़रूरत है कि चीज़ें सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल होती हैं और कुछ ज़ाती मकासद के लिए भी। और अगर लिमिट कम है, 1 लाख से तो नहीं डर लगता? नहीं 1 लाख से डर नहीं लगता, लेकिन जब आपकी बदनामी होती है ना इदारे की या उस आपके CEO की या सीनियर मैनेजमेंट की, तो वो बदनामी 1 लाख से बहुत ज़्यादा होती है। ये सिम्बॉलिक है, ठीक है, लेकिन जो बदनामी होती है वो बहुत। और एक और चीज़ जो इस अमेंडमेंट में प्रपोज की गई है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको बाकी तमाम चीज़ों पे चेक क्यों रसाई चाहिए? हाँ, ये बात समझ में नहीं आ रही कि उन तक क्यों रसाई चाहिए। देखिए कोर ऑब्जेक्टिव इस कानून का क्या था कि सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस
सेक्सुअल हरासमेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको रोका जाए, उसको कंट्रोल किया मतलब जाए। इसका लेकिन जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट पे चले जाएंगे, आप HR पॉलिसीज पे चले जाएंगे, तो इसका दायरा कार जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे सेक्सुअल हरासमेंट को नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, आप उसको ओपन एंडेड किस्म की अमेंडमेंट्स हैं जो कि बड़े बुरे तरीके से भी मोल्ड हो सकती हैं। दैट इज नॉट व्हाट इज ऑब्वियसली ऑलरेडी ये चीज बड़ी मुश्किल है। आप मुझे बताएं कि ये अगर ये अमेंडमेंट चाहते हैं तो ये हर सूबे का अपना पर्सन है, ये सिर्फ सिंध की हम बात कर रहे हैं या फिर अगर ये चेंज हो जाता है देन एवरीबॉडी गेट्स दीज? ये जो स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स की बात हो रही थी ये फेडरल के लिए है, यानी कि वो ICT एरिया जो होता है, ठीक है। सिंध की गवर्नमेंट अपनी अमेंडमेंट प्रपोज कर रही है, उसका भी मैं आपको सुना देती हूँ। उनका अलग है। ये अब ये 2010 से पहले जो थे वो तो पूरे मुल्क के लिए थे, और हमारा लॉ जो बना था वो 2010 से, यानी जो डेवोल्यूशन से पहले का, उसमें किसी को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरे मुल्क के लिए है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि पंजाब ने कहा कि हम ज़रा अपना नाम बीच में डाल लें, तो उन्होंने अमेंडमेंट करके उसको सिर्फ पंजाब का बना लिया, ठीक है। उसी को KP ने कहा हम कुछ कर लें, अभी वहाँ कुछ हुआ नहीं, लेकिन बलूचिस्तान ने भी इसी तरह अपना नाम डाल के एक दो बीच में गलत चीज़ें भी डाल दी हैं। अभी सिंध को जोश आ रहा है, तो हमें इस बात की बड़ी हैरत हो रही है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसमें बहुत सारे समझदार लोग भी हैं। बिल्कुल। और जो मैं पॉइंट ख़ास तौर पे कहना चाह रही हूँ, ये उनकी लेगेसी है एक तरह की, ये लॉ जो है, क्योंकि पूरे बरसगीर में ये पहला लॉ था जो एक स्पेशलाइज्ड लॉ था इस क्राइम के लिए। तो 2010 जो है वो एक तरह का लेजेंडरी स्टेटस है हमारा साउथ एशिया में। अभी उसको वो जो चेंज करके रिपील करके जो प्रपोज हुआ है वो 2018 का, उसको 2019 का। बुनियादी एतराज़ क्या है? मुझे बुनियादी एतराज़ डॉक्टर फौजी आप किस बात पे मोतरज़ हैं? मुझे जरा 3 पॉइंट्स में जरा क्लियरली आसान अल्फाज में जो मेन अमेंडमेंट की बात हो रही है, जो फेडरल में प्रपोज हुई है, जो PTI के थ्रू हमें पता चला था कि PTI के थ्रू शायद गवर्नमेंट के थ्रू आएगी, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सेक्सुअल हरासमेंट को हटा के वो खाली हरासमेंट रखना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसमें सेक्सुअल हरासमेंट बड़ी मुश्किल से हमने लोगों को ये टर्म समझाई थी, बताई थी, उसको पकड़ने के एक तरीके बनाए थे। अब हरासमेंट में अभी जो केसेस आने शुरू हुए, डिमोशन, प्रमोशन, रीइंस्टेटमेंट, अजीबोगरीब, अवे फ्रॉम द होल एसेंस, और उसके लिए बहुत सारे और फोरम मौजूद हैं। बिल्कुल खत्म करने की साजिश लग रही है। दूसरा उसमें डोमेस्टिक वर्कर्स डाल रहे हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स का ये काम की जगह का है। ये जो 509 हमने बनाई थी पाकिस्तान पीनल कोड की, उसमें आती हैं, या आप सेपरेट लॉ बनाएं, तो एक ही लॉ को लेके उसके ऊपर आप उसको, और फिर ये जो पावर का इतना इस्तेमाल सेक्सुअल हरासमेंट डोमेस्टिक वर्कर वाले इशू पे क्या एतराज है? क्योंकि बिकॉज यू नो हमारे यहाँ जितनी बड़ी तादाद खवातीन की डोमेस्टिक हाउस होल्ड में इन्वॉल्व है, डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, शायद किसी भी इंडस्ट्री में नहीं। मैं आपको बताती हूँ, एक तो ये बात है कि जो अक्यूज्ड है ना, उसको एम्प्लॉय होना जरूरी होता है। हाँ, वो एम्प्लॉय यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं वो ज्यादातर विक्टिम्स होती हैं, और अगर वो जो बंदा है जिसके घर वो काम कर रही हैं या जो भी उनको अब्यूज कर रहा है, वो किसी का एम्प्लॉय नहीं है, तो उसको कौन निकालेगा? उसको मतलब आप बिल्कुल ही उसके कॉन्टेक्ट से बाहर चले गए। उसके लिए बिल्कुल इट मेक्स परफेक्ट सेंस, उसके लिए भी लॉज होने चाहिए, लेकिन वो तो डिफरेंट, वो तो 509 के तहत आते हैं जिसमें कोई भी शहरी आ सकता है। ये जो लॉ है, इसमें अक्यूज्ड का एम्प्लॉय होना जरूरी है, तभी तो मैनेजमेंट एक्शन। राइट। अच्छा डॉक्टर फौजिया, मैं ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स जो हैं ये पढ़ भी रही थी, और उसमें एक में ये लिखा हुआ था कि इसमें अब इस पूरी सिस्टम को चलाने के लिए एडवाइजर्स, कंसल्टेंट्स, कमिश्नर्स, एक्सपर्ट्स अपॉइंट होने चाहिए टू हेल्प द ओम्बड्सपर्सन टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज। मतलब कि इतना बड़ा निज़ाम ये क्यों चाहते हैं? देखिए, इस वक्त तो मुझे पता है कि जो औरत जाती है तो वो ओम्बड्समैन तक नहीं, वो एक पूरी टीम है जिससे वो बातचीत करती है, जो कि मकसद नहीं था। हमारा मकसद ये था कि वो डायरेक्ट एक, ये देखिए, ओम्बड्समैन का ऑफिस इसलिए बनाया गया था कि वो ना कोर्ट हो ना अपनी कमेटी हो ऑर्गेनाइजेशन, वो बीच में हो ताकि आप अप्रोच कर सकें। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स इंगेज किए जा रहे हैं और लॉयर के बगैर नहीं छोड़ते हैं, तो हम ये चाहते थे कि एक ऐसा ऑफिस हो जहाँ पर 1 to 1 बात हो सके, जो बाकी ओम्बड्समैन के ऑफिस बहुत सी जगहों पे, चाहे वो लेग वर्क करने के लिए और लोग होते हैं, लेकिन मेन बातचीत जो होती है वो ओम्बड्समैन के साथ होती है। तो आई थिंक कि वो हम जो कंफर्ट देख रहे थे वो इस तरह नहीं रहेगा। इतने बड़े मतलब आप जा रहे हैं तो आप वहाँ जाके देखें, ज्यादातर हमारे यहाँ खवातीन वल्नरेबल होती हैं, ज्यादातर खवातीन शिकायत लेके जाती हैं, मर्द भी जाते हैं लेकिन खवातीन ज्यादा जाती हैं।
तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको मर्द हजरात ही नज़र आएंगे। अब एक खातून जब कंप्लेन लेके गई है वहाँ पे और उसको वहाँ पे ज़्यादातर मर्द हजरात ही मिल रहे हैं, वो उनको अपनी कंप्लेन बता रही है, समझा रही है, वो उससे सवाल करे तो वो कैसे कंफर्टेबल होगी? द होल आइडिया बिल्कुल, हाँ, वो जो आइडिया था और फिर हम इतना प्रपोज करे थे कि ख़वातीनों, अब हम नहीं ये कह रहे, अब हम कह रहे हैं ओम्बड्समैन आपका जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, लेकिन फिर भी वो एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ये चीज़ एक पूरे ऑनट्राट से गुजर के हर एक के सामने अपनी कहानी बता के आगे ना बढ़ना पड़े। और दूसरा पॉइंट मैं आपको ये कि ये पहली अमेंडमेंट नहीं आई है, ये तो खैर बहुत ही ह्यूमंगस है, इसलिए हम ज़रा पीठ पड़े, लेकिन ये कि इस पे तकरीबन 12 किस्म की अमेंडमेंट्स जो हैं वो उनमें से चंद थ्रू हुई। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये लॉ हर वक्त ही अंडर अटैक रहता है, तो हम उससे बहुत आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप नए आइडियाज़ लाएं, अभी एक नई पार्लियामेंट बनी है, आप नए आइडियाज लाएं, नए लॉज बनाएं, अभी इतने एरियाज पड़े हैं। अच्छा डॉक्टर अमेंडमेंट को देख के ऐसा लगता है कि आप पावर गेम में लगे हुए हैं, आप बिल्कुल आपने सही वर्ड अपॉइंट कराना होता है, तो यही लगा है। और आपका स्टाफ क्यों इससे मुबर्रा है? मुझे बात समझ नहीं आई। नहीं, मुबर्रा है नहीं, उसमें ये कहा गया है कि जब हम कोई डिसीजन लेंगे या अगर ओम्बड्समैन नहीं है तो वो अपने इख्तियारात के साथ उस स्टाफ को वहाँ भेजेंगे, ठीक है? जब अपने इख्तियार के साथ भेजेंगे तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात आ जाएगी ना, और इम्यूनिटी डिमांड की गई है इस अमेंडमेंट में। आखिरी पॉइंट जो है 31st पॉइंट आई थिंक, वो ना तो इट डजंट मेक सेंस के इस तरह। अच्छा, एंड नाउ टू रैप इट अप एंड टू कंक्लूड, अगर तो ये आप लोगों की प्रपोजल्स नहीं सुनी जाती और ये अमेंडमेंट्स आगे जाते हैं तो व्हाट इज योर लाइफ? देखिए, हमने पहले भी 10 साल स्ट्रगल करके ये लॉ बनवाया है, हम फिर बाहर निकल आएंगे। और मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से कह रही हूँ कि ख़वातीन को ख़ास तौर पे और बहुत सारे रोशन ख्याल मर्दों को इस लॉ को डिफेंड करना है। जो छोटी मोटी गैप्स नज़र आती हैं वो हम आराम से बाद में इकट्ठे बैठ के इसको हल करेंगे। इस वक्त इसको इम्प्लीमेंट होने दें, ये बड़ी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसको ना छुएं। और जिसको कोई क्रेडिट लेना है वो कोई नया लॉ लेकर आए, कोई नया लॉ है, बहुत हज़ारों आइडियाज हैं, चीज़ एक अच्छी बनी हुई है उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। उनके लिए कोई अलग कानून साजी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया हमारे साथ मौजूद थी, उस्मा करीम हमारे साथ मौजूद थी। एंड टू फील सो पैशनेटली फॉर समथिंग जो कि अच्छा लॉ है, जो कि काफ़ी अरसे से चल रहा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने। एक तो हमारा प्रॉब्लम यही है, डॉक्टर फौजिया सही कहती, अभी चीज़ आई होती है तो लोग थ्रेटेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। Why are you so threatened? अच्छा, Let it सबसे बुनियादी चीज which doesn't make sense is that कि इसमें से सेक्सुअल हरासमेंट का लफ्ज क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि ये स्पेसिफिकली उसी के लिए बनाया गया था। इसको सिर्फ हरासमेंट ना करें बराए मेहरबानी, इसका सारा एसेंस खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पावर्स भी आपको चाहिए, अवलीन पावर्स चाहिए, विच एक्चुअली इज क्वेश्चनेबल इन द फर्स्ट प्लेस कि आप क्यों ये मांग रहे हैं। बट ओके, समझने की कोशिश करें इस चीज़ को और हम छोड़ेंगे नहीं, हम भी इस मुहिम का हिस्सा हैं जब हम कहेंगे कि इसकी चेंजेस इसमें नहीं होनी चाहिए। मूविंग ऑन, एंड अब्दुल्ला हैज सम बाफ्टा अवार्ड्स। हाँ, क्या आप बता रहे थे? बाफ्टा फिल्म अवार्ड आपको बताना चाहते हैं। द ब्रिटिश फिल्म अकेडमी एंड टेलीविजन अवार्ड ने मारूफ फिल्म डायरेक्टर ब्रायन सिंगर को इस साल की अवार्ड की नॉमिनेशन लिस्ट निकाल दिया गया। अब ये क्यों हुआ? बाफ्टा ने ऐसा ब्रायन सिंगर पर लगने वाले जिनसी हरासानी के इल्जामात के बाद किया है। रीज़न आप पूछ रहे थे, तो रीज़न यही है, ब्रायन सिंगर को उनकी फिल्म बोहेमियन रैप्सोडी में बेहतरीन काम की वजह से अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। और आपको पता है कि ज्यादातर अवार्ड जो है इसी मूवी को आजकल मिल रहे हैं। I wonder this can go up to Oscars because Bohemian Rhapsody is a very strong contender in Oscars. और कोई 7-8 मेरा ख्याल है कि बिल्कुल फिल्म तो अभी भी नॉमिनेटेड है और बाकी नॉमिनेशन तो चलेंगी, लेकिन सिर्फ इनका नाम सिंगर का वो निकाला गया है। लेट्स सी क्या होता है। अब हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले रहे हैं? नहीं, हाँ नहीं भाई, हम आगे बढ़ेंगे। हमें इतनी आदत हो गई है ब्रेक लेने की। क्यों ले रहे हो ब्रेक, बताओ। हम आपको एक बहुत अहम खबर देना चाहते हैं जिसपे अवाम कुछ परेशान भी हैं, कुछ का डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ कहते हैं कि हाँ ये इबादत ही उन लोगों के लिए है जो साहिब इस्तिताअत हों, तो पीपल हैव डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। हज सब्सिडी खत्म करने पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के खिलाफ करारदाद ले आई जो मंजूर भी कर ली गई है। इमरान खान दूसरों की नहीं अपनों की बात तो सुन लें। सूबाई असम्बली ने एक मुतफ़क़ा करारदाद के जरिए वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि हज अखराजात में इजाफा वापस लिया जाए और हज पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी बहाल किया जाए। इससे कबल वफाकी हुकूमत ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा था कि हज गरीबों पर फर्ज नहीं, इसलिए सब्सिडी देने की भी कोई ज़रूरत नहीं।
और ज़कात दो इबादत हैं जो उन पर फ़र्ज़ हैं जो इस्तात रखते हों। आप ये कहिए कि 4 अरब 36 करोड़ हुकूमत ने देने, हुकूमत कहाँ से देगी? ज़ाहिर आप तालीम के बजट से उठाएंगे, आप एजुकेशन के बजट से उठाएंगे, आप लोगों की गरीब किसी की जेब काटेंगे, BISP से उठाएंगे, यहीं से आप पैसे लेंगे और हज पे देंगे। तो क्या ये मुनासिब होगा कि हम जो गरीब तरीन लोग हैं उनको मिलने वाला पैसा उठा के हम उसके ऊपर दे दें कि जो कि हज करने जा रहे हैं? और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीपल्स पार्टी के रुकन साहबजादा सनाउल्लाह ने हज सब्सिडी बहाल करने की करारदाद पेश की, जिसकी अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती अरकान ने भी मुकम्मल हमायत की। करारदाद में कहा गया है कि हज अखराजात में इजाफे ने कम आमदनी वाले अफराद को मायूस किया है और उनसे इबादत का मौका छीन लिया है। मुल्की सियासी तारीख में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि किसी सूबाई असेंबली ने अपनी ही जमात की वफाकी हुकूमत के खिलाफ करारदाद मंजूर की हो। इसी पे हम ज़रा तफसीली बात भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया नूरुल हक कादरी साहब, अपने रख दिया। खालसा तहरीक इंसाफ हुकूमत वफाक में फैसला करती है कि हज सब्सिडी ख़त्म कर दी जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इसके खिलाफ करारदाद मंजूर कर लेती है। क्या पार्टी के अंदर इस मामले पर राय तकसीम है? तमाम अरकान बहैसियत रुकन असम्बली अपनी राय में आज़ाद हैं। कैबिनेट चूँकि इंतज़ामिया है और इंतज़ामी फैसले ने कैबिनेट ने करने हैं अपनी हालात को देखकर, अपनी इकॉनमी को देखकर, अपनी इक़्तिसादी सूरत हाल और मुश्किलात को देखकर कैबिनेट कोई फैसला अपने इंतज़ामी मामलात को देखकर करती है, जबकि अरकान असम्बली अपनी राय देने में उनको एक हक हासिल है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हज सब्सिडी ख़त्म करना माशी तौर पर एक इंतज़ामी फ़ैसला ही नहीं बल्कि कुछ लोगों के मुताबिक एक शरई मामले में भी था कि ज़कात के लिए दिए गए पैसों से हज नहीं हो सकता, ये भी कहा जा रहा है। आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को इस नुक्ते पर कायल नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, ज़कात या इस तरह के पैसों से तो हज मुमकिन नहीं है, जायज़ नहीं है। इस पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी कहा हुआ है और उनको बताना चाहिए, हमारे उलमा को, हमारे दीनी तबकों को ये बताना चाहिए। लेकिन ये सब्सिडी जो दी जा रही थी ये उसका नहीं था, ज़कात का पैसा नहीं था, ये पब्लिक फंड जो पाकिस्तान की वजारत खजाना के साथ, फाइनेंस के साथ जो पैसा होता है उससे था, ज़कात का उसमें नहीं था। ये बताइएगा कि आप वफाकी काबीना के इजलासों में ज़ाहिर शरीक होते हैं, सब तरीक़ाकार जानते हैं। आपकी नज़र में वज़ीर आज़म अवामी मुतालबे पर ये गुंजाइश निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे कि इस बार हज सब्सिडी ख़त्म ना की जाए और उसके बाद पूरी कैंपेन करके समझाया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए? ये कोई अवामी मुतालबा नहीं है, इसमें तो राय है। कुछ लोग सब्सिडी देने को मुनासिब समझते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि हज पे सब्सिडी दी जाए, जबकि एक बड़ा तबका कहते हैं कि नहीं, सब्सिडी 20 करोड़ अवाम का पब्लिक मनी, उसको कैसे आप 1 लाख या 1.25 लाख लोगों के हज में डाल सकते हैं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। नूरुल हक कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम बड़े धमाके के साथ वापस आते हैं क्योंकि अभी पहले हम नाश्ता डिसाइड कर रहे थे कि हमने क्या खाना है, क्योंकि शदीद भूख लगी हुई है। सॉरी, मैंने खाना है पराठा, कीमा और अचार। और मुझे ये टेंशन लग गई कि अगर आज भी गैस नहीं आ रही होगी तो फिर तंदूर से रोटी लानी पड़ेगी और फिर कीमा पराठा नहीं बन सकेगा। और बता तो रही हूँ कि कल तंदूर भी बहुत से बंद थे। नहीं, तंदूर मुझे खुला मिल गया था और आधे घंटे में रोटी मिली है, लेकिन मिल गई थी। अभी आगे बढ़ेंगे और हमने आपको बताना है कि वकला की आसानी के लिए वीडियो लिंक की सहूलत दी जाएगी। सीनियर कानूनदान इरफान कादिर का लाइसेंस भी बहाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन में 2 अच्छी खबरें आई हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकला अब वीडियो लिंक के जरिए दलाइल दे सकेंगे। जस्टिस खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट तारीखी फैसले कर रही है। और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 2 रोज़ कबल फुल कोर्ट इजलास हुआ, जो कि मुसलसल 6 घंटे तक जारी रहा और अदालत उज़्मा के तमाम जज साहिबान ने इजलास में शिरकत की। इजलास को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 40,535 है, जबकि सितंबर 2018 से दिसंबर 2018 तक 6,000 से ज़ायद मुकदमात के फैसले किए गए हैं। इजलास में वीडियो लिंक के जरिए वकला के दलाइल की मंजूरी दी गई, जो कि मुकदमात को तेज़ रफ्तारी से निपटाने के लिए इनकलाबी फैसला
फैसला है और बड़ा न्यू एज भी है। एक्चुअली बहुत जगह ये ऑलरेडी हो भी रहा है। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ने साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर की लाइसेंस मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर करते हुए वकालत का लाइसेंस बहाल कर दिया, जबकि उनके खिलाफ तौहीन अदालत केस भी ख़त्म कर दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, बहुत आपको कंग्रेचुलेशंस, आपका लाइसेंस बहाल हो गया। आप काफ़ी कोशिश में लगे हुए थे काफ़ी सालों से। अब इस कामयाबी का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि इसकी कामयाबी का क्रेडिट मौजूदा सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार काउंसिल और हमारी वकला की तंजीमें और ख़ास तौर पे मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को मैं दूंगा, क्योंकि ये एक डिफ़िकल्ट केस इसलिए बन गया था कि इससे पहले हमने देखा कि जब भी वकला में और जज साहिबान में कोई तबादला ख्याल होता था और वो एक पेज पे नहीं होते थे और उनमें इख्तलाफ राय होती थी, तो समहाउ कुछ जज साहिबान जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते थे और ग़ालिबन इसी सेंसिटिविटी की वजह से मेरे लाइसेंस को मुअत्तल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने किया। मैं समझता हूँ कि ये सही मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इरफान कादिर साहब, ये भी बताइएगा कि फुल कोर्ट में ये फैसला किया गया है। अभी हम अपने व्यूअर्स को भी बता रहे थे कि मुख्तलिफ शहरों में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीज़ में केस लड़ने वाले वकला के लिए वीडियो लिंक की सहूलत दी जाएगी ताकि ऑब्वियसली वो इस्लामाबाद आए बगैर अपना काम कर सके। इससे कितना फ़ायदा होगा आप बताएं हमें। हाँ, अगर ये हो जाए तो ये बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि एक तो इससे वक्त का ज़िया बहुत होता है कि अगर आप सपोजिंग लाहौर से जा रहे हैं या पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो वो तकरीबन इस्लामाबाद पहुंचते हुए एक दिन तो पहुंचते हुए लग जाता है, फिर आप दूसरे या तीसरे दिन वापस आते हैं तो तीन दिन जो है आपके एक केस में जो है ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने होम स्टेशन पे रह के वीडियो लिंक के ज़रिए अपने केसों की बहस कर दिया करें तो उससे वक्त का ज़िया भी नहीं होगा और पैसा भी बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होंगी, बोर्डिंग लॉजिंग की कॉस्ट भी वकला की कम होंगी और ये एक बड़ी खुशाइन बात होगी। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि अगर ऐसा हो जाए तो ये हसूल इंसाफ एक बहुत अच्छा कदम होगा। आपका साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं और हमने क्या बताना है आपको। आब्दी साहब हमारे साथ हैं और आब्दी साहब से हमने कुछ दिनों से बात नहीं की। आब्दी साहब इंतजार कर रहे हैं। आब्दी साहब इंतजार कर रहे हैं। आब्दी साहब, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर अस। और आब्दी साहब, आज का जो सवाल है वो मैं पेपर पे लिख के लाई हूँ तो मैं इधर से ही पढ़ लेती हूँ। एक तरफ निजी स्कूलों की आसमान को छूती फीसें हैं ऑब्वियसली, जिसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं, और कैम्ब्रिज और इंटरनेशनल निज़ाम तालीम से नावाकफियत का रोना है। तो दूसरी तरफ गिरते मयार तालीम, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है, उसका भी शिकवा है। ऐसे में वालिदैन के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि वो अपने बच्चों को कौन से एजुकेशन सिस्टम में डालें, किस स्कूल में डालें, किस कॉलेज का इंतखाब करें। ये सवाल हमारे वक्तों से चला आ रहा है। बिल्कुल सर, ये सवाल खत्म नहीं हो रहा। तो आज भी यही है कि किस तरह गाइड करेंगे आप पेरेंट्स को। बॉटम लाइन ये है कि वो अपने बच्चों को सबसे बेस्ट ऑप्शन दें। मेरा मशवरा ये है कि बेसिकली एक तो सबसे पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपने अपने बच्चे के लिए जो भी डिग्री का इंतखाब करना है या आपके बजट के मुताबिक कि आपने उसे बैरून मुल्क भेजना है या आप चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में तालीम ले, फिर अगर तो वो पाकिस्तान में तालीम है और ख़ुसूसन मेडिसिन को पढ़ना चाहता है तो मेरा हमेशा मशवरा होता है कि वो FSC की तरफ देखे। इसी तरह वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो यकीनन CIE या IB की तरफ देख सकते हैं जाने के लिए। लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसको आपने इन पैरामीटर्स को लेकर फ़ैसला करना है कि आप बच्चे को पढ़ाना कहाँ चाहते हैं। अगर तो आप पाकिस्तान में पढ़ाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं उस किस्म की प्राइवेट तालीम, तो बेहतर यही होगा कि वो GCSE या IB करे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप नहीं अफोर्ड कर सकेंगे और आप समझते हैं कि आपको गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों को इस्तेमाल करना है तो फिर FSC बेहतर रहेगा। इसलिए कि जो NTS के या जो एंट्री टेस्ट्स होते हैं वो भी जो डिज़ाइंड होते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो भी जो FSC HSC के बच्चे हैं वो ज़्यादा बेहतर तरह से
पास कर लेते हैं। तो ये जो फैसले हैं ये इसकी रोशनी में किए जाएंगे कि आगे क्या पढ़ना है आपने। दैट इज सो ट्रू एक्चुअली। जो आपको बेहतर लगता है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके बच्चे के लिए जो बेहतर है, आपकी डिसीजन वही होगी। अच्छा, अफोर्डेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सारी चीज़ों में, क्योंकि जाहिर है एक चीज़ रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, एक चीज़ भी एक्सपेंसिव है लेकिन शायद उससे कम है। और अच्छा, ये भी बता दें नहीं कि ये कहना गलत है कि जी काश हमारा बच्चा कैम्ब्रिज सिस्टम में पढ़ा होता तो आज वो ये होता। आप ब्रिलियंट है ना, तो आप किसी सिस्टम से भी पढ़ के निकल आप उस सारी चीज़ों से हमारे सामने कितने एग्जाम्पल हैं। टार्ट स्कूल में पढ़ के बच्चे ऑक्सफोर्ड तक पहुंच जाते हैं। अभी अच्छा जी हमें ट्वीट किया है कि उन्होंने लिखा है पालिया कख में है, पालिया कखवे, हाँ कि मुझे कख नहीं मिला तुम्हारे साथ दिल लगा, मतलब है कि तिनका, इसका मतलब है तिनका, आंख में तिनका डाल दिया। अब कुछ बोली बातें हो जाए, बोली बातें भोली बातें, बोली, अच्छा सॉरी बोली बातें, मैंने कहा भोली बातें, नो। और हम कैसे हो सकता है। अच्छा जी, बॉलीवुड की कुछ बात होगी और बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के काफ़ी अरसे से ऑब्वियसली दे आर टुगेदर फॉर अ वाइल, और दोनों की शादी की अफवाहें भी हो रही हैं। ऑब्वियसली टुगेदर होंगे तो लोग तो कहेंगे ना अब शादी कर लो, लेकिन आलिया भट्ट ने ये कह दिया है कि रणबीर से शादी के मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी तो बॉलीवुड में 2 सेलिब्रिटी मैरिजेज हुई हैं, तो लिहाजा अभी वेट करें। यही कहा है ना? हाँ यही कहा है कि ऑब्वियसली अगली शादी के लिए थोड़ा हाइप बनाने में टाइम चाहिए होता है ना। हाँ। They look so good together. They do. इतने अच्छे लग रहे थे। अच्छा जी, आपको जब अच्छा लग रहा हो ना इंसान, एक कपल, उनको उसी दिन शादी कर लेनी चाहिए। चांसेस आर लिटिल कि इसके बाद भी इतने अच्छे लगेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये दोनों तो अच्छे लगेंगे ही। अच्छा जी, अब ये हॉलीवुड की बात है कि बॉलीवुड की बात है? बॉली हॉली की बात है। और अदाकारा प्रियंका चोपड़ा, इनको वैसे क्या कहती हैं? पिकी चॉप्स क्या? पीसी कहते हैं, पिकी चॉप्स कहते हैं, बहुत से इनके नाम है। बट एनीवे जी, इनकी नई सास जो है डेनिस जोन्स, उनसे बड़ी अच्छी भी सास नहीं कोई? नहीं ना, मतलब ऐसे अभी तो शादी हुई है, तो इनसे बड़ी अच्छी जम रही है, बहुत ही अच्छी इनकी दोस्ती है। और ऑब्वियसली प्रियंका ने अपने नाम के साथ जोनस तो ऐड कर लिया है। तो डेनिस जोनस जो हैं, जो इनकी सास हैं, उन्होंने एक तस्वीर लगाई प्रियंका के साथ और उन्होंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग डॉटर इन लॉ, उन्होंने लिखा डॉटर इन लव। That is very sweet and that is very by the way, what a stunning सास, खूबसूरत हैं। या वेरी नाइस, दोबारा दिखाएं। प्रियंका भी खूबसूरत वो तो है ही है, लेकिन सास थोड़ा भी कंपटीशन दे सकती हैं वैसे ये ना। गुड लुक्स लगता है कि दोनों कुड बी क्वाइट गुड फ्रेंड्स आल्सो। अच्छा जी, ब्रेक नहीं ले रहे, हम खुदा हाफिज करेंगे और ये 2 दिन की ब्रेक है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय योरसेल्फ, रेस्ट, रिलैक्स एंड वी विल सी यू ऑन मंडे। टाटा। अल्लाह हाफिज।